नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए पूरे वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और ये क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम के अलावा अन्य जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहले जो है यहाँ पर परिच्छेद जो है आ जाता है, और ये जो गद्यांश है इसमें से आपने क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपको इसी गद्यांश में से मिलेंगे। तो एक बार हम गद्यांश जो है उनके ऊपर नज़र मार लेते हैं ताकि आपको ये पता लग पाए कि इस गद्यांश में पूछा क्या क्या गया है। जैसे पारदर्शिता और जवाबदेहिता राज्य के 3 अंगों का उत्तरदायित्व है। राज्य के ये 3 अंग कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री ने अधिनियम को नव उन्मेषकारी समझा और आशा की। आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभावशील बनाया? प्रधानमंत्री ने विधेयक को क्या समझा? सूचना का अधिकार क्या करने का मुख्य अग्र सोपान है और एक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और ये जो गद्यांश है आपने एक बार में ही ध्यानपूर्वक जो है इसको पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जाम में समय जो है बहुत कम होता है, तो इसलिए आपने एक बार में ही पूरा गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो जेम्स मेडिसन ने कहा, जो स्वयं को अपना नियंत्रण समझते हैं उन्हें ज्ञान से प्राप्त शक्ति से अपने को सुसज्जित कर लेना चाहिए। भारत में शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 जन साधारण को सूचना की सार्वजनिक मनाही का सुविधाजनक धर्म आवरण था। पारंपरिक रूप से सार्वजनिक कार्यकारण को गोपनीय रखा जाता रहा, परंतु लोकतंत्र में जहां लोग ही अपने को शासित करते हैं, ज़्यादा खुलापन रखना आवश्यक है। सूचना का अधिकार हमारे लोकतंत्र के परिपक्व होने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रमुख सोपान है। यह निर्णय लेने की उस प्रक्रिया जो उनके जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है में पूर्णतः भागीदार प्रदान करता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ यह देखना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से हमारे लोग सेवक, विधेयक को सकारात्मक भावना से देखें, न कि सरकार को असक्त या फिर गतिहीन करने वाले क्रूर कानून के रूप में, बल्कि वे विधेयक को सरकार नागरिक अंतरफलक संबंधों को सुधारने के ऐसे उपकरण के रूप में देखे जो लोगों को एक मित्रवत, देखभाल करने वाली तथा लोगों की भलाई करने वाली सरकार के रूप में परिणत हो। उन्हें आगे और कहा कि यह नवाचारी विधेयक है जिसमें उसके कार्यकारण के अनुभव के बाद पुनरावलोकन की गुंजाइश रहेगी। इसलिए यह विधि व्यवस्था का ऐसा अंश है जिसकी कार्यशीलता को सतत पुनर्वलोकन के अंतर्गत रखा जाएगा। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कार्यपालिका विभाग, विधानमंडल और न्यायपालिका में सूचना का अधिकार की अनुपयुक्ति के संबंध में चर्चा की है। तो क्वेश्चन आया हुआ था जो अधिनियम का उसकी मूल भावना अनुरूप अक्षरशः क्रियान्वित करने में न्यायपालिका अग्रणी हो सकती है, क्योंकि अधिकांश कार्य जो न्यायपालिका करती है सार्वजनिक छानबीन के लिए खुला रहता है। भारत सरकार ने न्यायपालिका के लिए 700 करोड़ की ई शासन योजना को मंजूरी दी है, जिससे इसके विलेखों का व्यवस्थित वर्गीकरण, मानकीकरण और श्रेणीकरण हो सकेगा। यह न्यायालय को अधिनियम के अंतर्गत उसके आदेश को पूरा करने में सहायता करेगा। इसी तरह की क्षमता अन्य सभी लोक प्राधिकरणों में अपेक्षित होगी। अपारदर्शिता से पारदर्शिता एवं सार्वजनिक जवाबदेहिता में रूपांतरण राज्य के सभी 3 अंगों का उत्तरदायित्व है। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो है ये गद्यांश है। अब जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, पारदर्शिता और जवाबदेहिता राज्य के 3 अंगों का उत्तरदायित्व है। राज्य के जो 3 अंग हैं कौन कौन से हैं? अभी हमने जो बात की थी गद्यांश में, तो कौन कौन से थे इसमें? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस प्रकार से जो आपने पहले ही एक बार क्वेश्चन पर नज़र जरूर मार लेनी है। इसके बाद है प्रधानमंत्री के अधिनियम को नव उन्मेषकारी समझा और आशा की। उसकी कार्यकारिता के अनुभव के आधार पर उसका पुनः अवलोकन किया जा सकेगा। लोक सेवक विधेयक को सकारात्मक भावना से देखेंगे। इसे सरकार को अशक्त, गतिहीन करने का क्रूर कानून न समझा जाए या फिर ये सभी। तो इसमें जो है इन सभी को माना गया था। उसकी कार्यकारिता के अनुभव के आधार पर उसका पुनः अवलोकन किया जा सकेगा। लोक सेवक विधेयक को सकारात्मक भावना से देखेंगे और इसे सरकार को अशक्त करने का क्रूर कानून न समझा जाए। इसके बाद क्वेश्चन है, आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभावशील बनाया है? कार्यकारी प्राधिकारी को शक्ति हस्तांतरित करके।
कार्यकारी तथा विधायी शक्तियों को मिश्रित करके न्यायपालिका को अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप अक्षरशः क्रियान्वित करने में अग्रणी मानकर या अधिनियम के क्रियान्वयन से पूर्व लोगों को शिक्षित करके। तो आयोग ने विधेयक को कैसे प्रभावशील बनाया है, और जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है, न्यायपालिका को अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप अक्षरशः क्रियान्वित करने में अग्रणी मानकर। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री ने विधेयक को क्या समझा। लोक सेवकों को शक्ति प्रदान करेगा। सरकार नागरिकों के अंतराफलक संबंधों को सुधारने का उपकरण जो कि मित्रवत देखभाल करने वाली तथा प्रभावपूर्ण सरकार लाएगा। शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध क्रूर कानून के रूप में या लोगों को परेशान करने से रोकना। तो विधेयक को क्या समझा है, और जो ऑप्शन बी में दिया गया है, सरकार नागरिकों के अंतराफलक संबंधों को सुधारने का उपकरण जो कि मित्रवत देखभाल करने वाली तथा प्रभावपूर्ण सरकार लाएगा। इसके बाद आ जाता है सूचना का अधिकार क्या करने का मुख्य अग्र सोपान है। नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्णतः भागीदार करने योग्य बनाने में, लोगों को अधिनियम के प्रति जागरूक बनाने के लिए, प्रशासन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लोगों को सरकार के प्रति मित्रवत बनाने के लिए। तो सूचना का अधिकार क्या करने का मुख्य अग्र सोपान है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूर्णतः भागीदारी करने योग्य बनाने में। इसके बाद क्वेश्चन है एक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है तो ज्ञान अर्जित करके, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 से ज़्यादा खुलापन लाने से या लोक सूचना मना करने से। तो एक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, किससे, ज्ञान अर्जित करके। नेक्स्ट आ जाता है शोध नैतिकता किससे शामिल नहीं करती है। शोध नैतिकता ईमानदारी, व्यक्तिपरकता, वस्तुनिष्ठता या न्यायनिष्ठता। तो शामिल नहीं करती है शोध नैतिकता, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, किसको, व्यक्तिपरकता। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है कार्यांतर शोध का अर्थ है। घटना के बाद शोध किया जाता है, घटना के पूर्व शोध किया जाता है, घटना के घटने के साथ साथ शोध किया जाता है, या घटना की संभावना को ध्यान में रखते हुए शोध किया जाता है। तो कार्यांतर शोध क्या है। कार्यांतर शोध का मतलब है घटना के बाद शोध किया जाता है। जब किसी समाज में घटना पहले घट चुकी है, उसके कारण में प्रभाव का पता लगाने के लिए कार्यांतर तथा परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, और यह विधि प्रयोगात्मक शोध का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट आ जाता है सम्मेलन किसके लिए होते हैं। बहु लक्ष्यांक समूह चर्चाएं, नवीन शोध प्रदर्शित करना, या इन सभी के लिए। सम्मेलन किस लिए होते हैं, तो इनको माना गया है समूह चर्चा के लिए, जहाँ पर सभी मिलकर जो आपस में जो भी बाधाएं हैं, मुसीबतें जो भी आ रही हैं, उनका बैठकर उनके ऊपर विचार किया जाए, उनका जो है कारण जाना जाए, उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। इसके बाद है 9 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय बच्चे से ज़्यादा लंबे होते हैं। 9 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय से ज़्यादा लंबे होते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, तो 9 वर्ष के बच्चे अगर 7 वर्ष के बच्चों से ज़्यादा लंबे होंगे तो ऊर्ध्वाधर अध्ययन का, प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन का, समय श्रेणी अध्ययन का, या प्रयोगात्मक अध्ययन का। अगर 9 वर्ष के बच्चे 7 वर्ष के बच्चे से लंबे होंगे, तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन बी वाला, तो इसको कहा जाएगा प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नेक्स्ट है जब 2 या 2 से उत्तरोत्तर पद टिप्पणियाँ एक ही कृति का संकेत देती हैं तो निम्नलिखित में से एक व्यक्ति का उपयोग किया जाता है। जब 2 या ज़्यादा उत्तरोत्तर पद अर्थात टिप्पणियाँ, फुटनोट्स एक ही कृति का संकेत देते हैं तो इनमें से किस व्यक्ति का उपयोग किया जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है IPID। इसके बाद है जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है वह कहलाता है। जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है
तो उसे क्रियात्मक, अनुभाविक, प्रत्यात्मक या मौलिक। तो जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है तो क्या कहा जाएगा उसे, और उसे कहा जाएगा क्रियात्मक शोध। यह सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके कारणों का पता लगाता है और उसको दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय बताता है। यह सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है और समाज की विभिन्न समस्याएं, गरीबी, बंधुआ मजदूर, बाल अपराध, दलित वर्ग, पिछड़ी जातियां, तो इनकी समस्याओं का अध्ययन व समाधान क्रियात्मक शोध के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है अध्ययन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य है अध्यापन सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए। अध्यापकों को ऊर्जावान तथा गतिशील होना चाहिए। अध्यापन के प्रकरण स्थैतिक नहीं गतिशील होने चाहिए। विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। तो अध्ययन के प्रति गत्यात्मक उपागम से क्या तात्पर्य है, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। इसके बाद है एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है, विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। तो एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह क्या करे, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करे। इसके बाद है एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए इनमें से कौन सी पद्धति सही है। तेजी से तथा जहाँ तक संभव हो स्पष्ट लिखना। सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना, फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ने के लिए कहना। सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल वैसे ही लिखना। मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। तो ब्लैक बोर्ड जो होता है उसका प्रयोग किस प्रकार आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला माना गया है। तो जो मुख्य बातें जो होती हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए और वो भी साफ साफ। इसके बाद है निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है। तो कौन सा एक प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है। ओवरहेड प्रोजेक्ट, ब्लैक बोर्ड, छायाक्षेपित्र, स्लाइड प्रोजेक्ट। तो इनमें से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है। नहीं आता है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये ब्लैक बोर्ड है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स, मुख्य चलचित्र, प्रोजेक्टर्स, मैजिक लैंटर्स, एपिस्कोप, एपिडाइस्कोप, स्टीरियोस्कोप, स्लाइड। तो ये सारे जो है इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की एक विशेषता नहीं है। उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता या अस्पष्टता। तो उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, कौन सी, अस्पष्टता। इसके बाद है यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार के साथ व्यवहार करना चाहेंगे। यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले तो अतिरिक्त ध्यान नहीं देना, क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है। कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख करना। आप सोचेंगे कि अंधापन उसका भाग्य है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना, उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। तो यदि आप सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिलता तो आप क्या करना चाहोगे, और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी में, तो क्या है, आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की। आपने देखा होगा राष्ट्रपति का जब चुने जाते हैं तो उनका जो शपथ लेते हैं, तो भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की, भारत के संविधान में सत्यनिष्ठा और विश्वास की, देश के संविधान और कानून को बनाए रखने की, देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित एवं प्रतिरक्षा करने की। तो क्या बोलते हैं, कौन सी शब्द ली जाती है, क्या कहते हैं उसमें, जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी में।
तो राष्ट्रपति या कोई व्यक्ति जो किसी कारण से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त होता है, अपना पद ग्रहण के पूर्व अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद के कार्यपालन की शपथ लेते हैं। तो कौन शपथ दिलाता है इनको? मुख्य न्यायाधीश। अगर वे ना हो तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति के शपथ पत्र का प्रारूप कैसा होता है? मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाने वाला शपथ या प्रतिज्ञा उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की शपथ से इसे मामले में भिन्न है कि राष्ट्रपति संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। तो ये जो है यहाँ पर शपथ इस प्रकार से ली जाती है और ये इन शब्दों को बोला जाता है। इसके बाद है एक नागरिक के मूल कर्तव्य में क्या शामिल है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, वैज्ञानिक मनस्थिति का विकास, सरकार के प्रति सम्मान, वन्य जीवों की रक्षा। कौन से वाला सही है? तो एक नागरिक के मूल कर्तव्य में क्या शामिल है? मूल कर्तव्य जो है इसमें आ जाएंगे जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, 1, 2 और 4। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना, वैज्ञानिक मनस्थिति का विकास करना और वन्य जीवों की रक्षा, ये जो है इसमें आ जाएंगे। ये जो सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है, इनकी अनुशंसा पर संविधान का जो 42वां संशोधन था 1976, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और इसे रूस के संविधान से लिया गया है और संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत इन्हें रखा गया है। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 11 है। कौन कौन से? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जो 6वें संशोधन के अनुसार है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 11 जो है ये मौलिक कर्तव्य माने गए हैं। इसके बाद है इनमें से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? जिला कलेक्टर, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, द रॉयल कमीशन या सर चार्ल्स मेटकॉफ थे। तो भारत में जिला कलेक्टर का जो पद सृजित किया था कौन थे? और इनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद आ जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्न अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो संविधान का हृदय और आत्मा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किसे कहा था हृदय और आत्मा? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है तो यह था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 में ये वर्णित है, 32 से 35 में। इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है 4, 5, 6 या फिर 8। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है, तो इनकी जो संख्या है ये 4 है। भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर और बेंगलुरु। कहाँ पर है? भुवनेश्वर, भोपाल, 2 तो भाषी हो जाएंगे, आसानी से याद रख सकते हैं, जयपुर और बेंगलुरु। तो भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर, बेंगलुरु यहाँ पर है 4। इसके बाद है भारतीय उच्च
अध्ययन संस्थान ये कहाँ है? उच्च अध्ययन संस्थान धर्मशाला, सोलन, शिमला, चंडीगढ़। तो है सारी इसमें शिमला, इसमें जो है हिमाचल की हैं सारे। तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये शिमला में है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, तो शिमला में है और 1964 में भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था और 20 अक्टूबर 1965 से काम करना इसने शुरू किया है। तो उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। इसके बाद है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 और 2 देख सकते हैं। सूची 1 में है ओजोन छिद्र और साथ में जैन का मिलान करना है। तो मिलान करने में हम देख लेते हैं इसका कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो जैसे ओजोन छिद्र है, इनका संबंध अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, तो सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं इनसे हमें बचाती है ओजोन परत। हरित गृह प्रभाव, तो ये इसका संबंध है मीथेन गैस से। प्राकृतिक आपदाएं, तो ये जो सुनामी, भूकंप, बाढ़, ये जो हैं इनको कह जाती है। धारणीय विकास और यह जाता है पारिस्थितिकीय केंद्रवाद। नेक्स्ट आ जाता है SMP तरंगे किससे संबंधित है? बाढ़, वायु ऊर्जा, भूकंप या ज्वारीय ऊर्जा से। तो SMP तरंगे का संबंध है, तो इनका जो संबंध है ये माना गया है भूकंपों से। एस का मतलब जो है ये सेकेंडरी वेव जो है इनसे लिया गया है। पी का मतलब प्राइमरी वेग से और एस का मतलब सेकेंडरी वेग से है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्राचल जल में प्रदूषक संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो कौन सा प्राचल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? कुल विघटित ठोस पदार्थ, कोलिफॉर्म ऑक्सीजन, विघटित ऑक्सीजन या फिर घनत्व। तो कौन सा प्राचल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? और जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, तो कौन सा है? डेंसिटी अर्थात घनत्व। इसके बाद है इनमें से कौन सा नवीनीकरणीय प्राकृतिक साधन नहीं है? स्वच्छ वायु, उपजाऊ ताजा जल या लवण। तो नवीनीकरणीय प्राकृतिक साधन नहीं है, कौन सा? तो ये लवण है अर्थात नमक। नमक एक बार यूज हो गया तो हो गया। इसके बाद आ जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत है तापीय शक्ति संयंत्र, स्वचालित वाहन, प्रशीतन वातानुकूलन या उर्वरक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका स्रोत है। तो इसका जो स्रोत है ये जो AC से जो हवा निकलती है, प्रशीतन वातानुकूलन, तो इससे है। तो ये जो AC रेफ्रिजरेटर जो होते हैं इनसे जो गैस निकलती है। इसके बाद है नेत्र में जलन किस प्रदूषक के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पैन या नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण। तो आंखों में जो जलन होती है, तो इसका जो यहाँ पर कारण है तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है पैन के कारण। अब पैन क्या है? पेरोक्सियल नाइट्रेट इसको कहा जाता है। ये फोटोकेमिकल धुएं कौर के रूप में होता है। इसके बाद है POP3 तथा IMAP मेल अकाउंट है, जिसमें किसी को अपने आप ही प्रतिदिन अपनी मेल मिलती है। किसी को अपनी मेल पढ़ने के लिए सर्वर से संबंधित होना पड़ता है। किसी को ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है। किसी को टेलीफोन लाइन की जरूरत नहीं है। तो ये POP3 और IMP क्या है? अब इनका जो संबंध है ऑप्शन सी से है। किसी को ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है। और ये जो यहाँ पर IMP जो दिया गया इसका मतलब क्या है? ये कह देते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3।
इसके बाद है इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का है? प्रचालक पद्धति, कंपाइलर, ब्राउज़र या आईपी? तो इंटरनेट अन्वेषक किस प्रकार का होता है और इसको माना गया है एक ब्राउज़र। इसके बाद है कोई 3 अंक दशमलव संख्या का संग्रह करने के लिए बिट्स की न्यूनतम संख्या किसके बराबर है? तो कोई 3 अंक दशमलव संख्या का संग्रह करने के लिए बिट्स की न्यूनतम संख्या किसके बराबर होती है? तो ये जो मानी गई है यहाँ पर 10 के बराबर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पास्कल, माइक्रोसॉफ्ट, जावा या C++? प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है कौन सी? जो ऑप्शन बी में दी गई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि एक क्या है सॉफ्टवेयर है। इसके बाद है कंप्यूटर की बोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर के ASCII मान होता है, जिसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन ही आता भी है इसकी फुल फॉर्म। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला रहेगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है TCP और IP आवश्यक है यदि एक को इनमें से संबंधित किया जाता है। अब किससे संबंधित किया जाता है? फोन लाइन, लैन, इंटरनेट या सर्वर से? TCP और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल का देते हैं इसको। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये इंटरनेट है। TCP का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दो कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जिन विशेष नियमों का पालन किया जाता है उन्हें हम प्रोटोकॉल कहेंगे, और इन नियमों से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में संबंध स्थापित करने में सक्षम होते हैं, और इन प्रोटोकॉल के द्वारा काफ़ी दूरी पर स्थित अलग अलग कंप्यूटरों के मध्य विश्वसनीय रूप से सूचनाएं भेजी व प्राप्त की जा सकती हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा जो 37 से 38 वाला। एक देश में कुल विद्युत उत्पादन 97 GW है, तो विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का योगदान प्रतिशत रूप में नीचे दिए गए पाई चार्ट से इंगित कीजिए। तो ये वाला चार्ट है, इससे बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पादन में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान सुनिश्चित रूप से क्या है? तो कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो इसमें कितना है, तो ये हो जाएगा 97 गुणा में 20 प्लस में 7 और बटे में 100। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? 97 गुणा में 27 बटे में 100, और जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 26 19 बटे 100, और पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 19, जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन। इसके बाद है विद्युत उत्पादन में वायु और सौर शक्ति का योगदान सुनिश्चित रूप से क्या है? विद्युत उत्पादन में वायु एवं सौर शक्ति का योगदान, तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो 6.79 GW। तो इसमें क्या है, कुल विद्युत उत्पादन में वायु एवं सौर शक्ति का जो योगदान है 7% है। तो कितना हो जाएगा? 97 गुणा में 7 बटे में 100, तो ये आ जाएगा 679 बटे में 100, और पॉइंट लग जाएगा तो हो जाएगा 6.79। इसके बाद है उनको 4 पाइप 15, 20, 30 और 60 घंटों में भर सकते हैं। पहले को 6 AM पर खोला गया, दूसरे को 7, तीसरे को 8 और चौथे को 9 AM पर खोला गया। तो कौन कब भरेगा? तो कितनी देर में भरेगा? तो ये पर जाएगा 1 बजे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यदि राम जानता है कि y 2 से बड़ा है और 7 से कम पूर्णांक है, और हरि जानता है कि y 5 से बड़ा है और 10 से कम पूर्णांक है, तो फिर वे ठीक ठीक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इसमें कौन सा बनेगा? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, y को ठीक ठीक निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद है पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। ग्राहक को अपना उपभोग किस प्रतिशत से कम करना चाहिए
जिससे कि पेट्रोल का पहला बिल बदले नहीं। यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन आएगा ये वाला, तो यह है 20%। इसके बाद 6 व्यक्ति हैं ABCDEF। एक जो वृत्त है उसमें खड़े हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक वृत्त में खड़े हैं, F और C के बीच B है, E और D के बीच A है, F D के बाएं हैं, A और F के बीच में कौन है। तो इसमें देखना आपने जिसका स्थान जहाँ फिक्स हो, F और C के बीच में B है, तो F और C तो कहीं पर भी आप रख के देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर F और C के बीच में कौन है, B है, क्योंकि यहाँ पर दाएं बाएं इसमें नहीं दिया गया है। F और C के बीच में B है, E और D के बीच A है। अब E और D इनके बीच में A है, और F D के बाएं है, F D के बाएं, क्योंकि जब इनका मुंह अंदर की साइड होगा तो इसका बायां ये बनेगा। तो A और F के बीच में कौन है, अब A और F के बीच में कौन है, तो D है। इसके बाद है इनमें से कथन असत्य है। आगमनात्मक युक्तियाँ सदैव विशेष रूप से सामान्य की ओर जाती हैं। युक्त युक्ति आगमनात्मक दृष्टि से मजबूत होगी। वैध युक्ति गलत पूरा अवयव और गलत निष्कर्ष हो सकते हैं। युक्ति को उचित रूप से सच या गलत कह सकते हैं। तो पुट वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला सही है इसमें। तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन बनेगा सी वाला। तो 2 और 4 जो है इसको यहाँ पर माना गया है। तो युक्त युक्ति आगमनात्मक दृष्टि से मजबूत होगी और युक्ति को उचित रूप से सच या गलत कह सकते हैं। इसके बाद है साम्यानुमान से तर्क करने से निश्चितता प्राप्त होती है, सुस्पष्ट निष्कर्ष निकलता है, भविष्य सूचक अनुमान लग सकता है या निसंशय होता है। तो साम्यानुमान से तर्क करने से क्या होगा, जो ऑप्शन सी में है, भविष्य सूचक अनुमान लग सकता है। इसके बाद आ जाता है वेन डायग्राम। इस प्रकार का डायग्राम है जो समवाक्य संबंधी न्यायिकी आकार के प्राथमिक अनुमानों की वैधता को प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन करना। न्यायिकी आकार के प्राथमिक अनुमान की वैधता का प्रतिनिधित्व करना परंतु मूल्यांकन नहीं करना। न्यायिकी आकार के प्राथमिक अनुमानों की सत्यता का प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन करना। न्यायिकी आकार के प्राथमिक अनुमानों की सत्यता का मूल्यांकन करना परंतु प्रतिनिधित्व नहीं करना। तो यहाँ पर जो ये वेन डायग्राम जो दिया गया इसके बारे में कौन सा सही है। अब इनमें जो सही है कौन सा ऑप्शन ए वाला। तो किसी विशेष उभयनिष्ठ गुण रखने वाली वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहा जाता है। स्विस गणितज्ञ थे यूलर। इन्होंने समुच्चयों को ज्यामितीय आकृतियों द्वारा व्यक्त करने की विधि शुरू की थी, और ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने यूलर की विधि का और विकास किया था। इसलिए उनके सम्मान में समुच्चयों को व्यक्त करने वाली ज्यामितीय आकृतियों को वेन डायग्राम कहा गया है। तो यहाँ पर जो कथन है इसमें सत्यता और उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों की वैधता को सिद्ध करने के लिए भी वेन डायग्राम का उपयोग किया जाता है। तो इसी कारण से जो इसको यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है इनमें से निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति सही नहीं है। अब एक सही नहीं है, देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है इसलिए वह रात में भोजन करता है। यदि देवदत्त मोटा होता है और यदि वह दिन भर भोजन नहीं करता वह रात में भोजन करेगा। देवदत्त रात में भोजन करता है इसलिए वह दिन में भोजन नहीं करता। देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता वह रात में भोजन करता होगा। तो कौन सा एक युक्ति सही नहीं है, कौन सी एक युक्ति नहीं है, कौन सी, ऑप्शन बी वाली। यदि देवदत्त मोटा होता है और यदि वह दिन भर भोजन नहीं करता है वह रात में भोजन करेगा, तो यही सही नहीं है। अगर अन्य को देखें, देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता इसलिए वह रात में भोजन करता है। देवदत्त रात में भोजन करता है इसलिए वह दिन में भोजन नहीं करता। देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता तो वह रात में भोजन करता होगा। तो इनको माना गया ऑप्शन बी को छोड़कर।
इसके बाद है निम्नलिखित परिभाषा की प्रकृति निर्धारित कीजिए। भ्रूण हत्या का अर्थ है निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या। तो परिभाषा क्या है? भ्रूण हत्या का अर्थ निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या। ये पद संबंधी, विश्वास उत्पादक, स्वनिर्दिष्ट है, सैद्धांतिक है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया ऑप्शन बी को, तो ये विश्वास उत्पादक है। इसके बाद है यदि कथन सभी लोग नाशवंत हैं सच है तो निम्नलिखित अनुमानों में से कौन सा अनुमान सही है? यदि कथन सभी लोग नाशवंत है सच है तो निम्नलिखित अनुमान में से कौन सा अनुमान सही है? सभी लोग नाशवंत है यह सच है, कुछ लोग नाशवंत है यह गलत है, कोई आदमी नाशवंत नहीं है यह शंकास्पद है, सभी लोग नाशवंत है तो यह गलत है। तो कोड बताना है आपने, और इसमें जो ऑप्शन बी को माना गया है 2, 3 और 4 को। कुछ लोग नाशवंत है यह गलत है, कोई आदमी नाशवंत नहीं यह भी शंकास्पद है, और सभी लोग नाशवंत है यह गलत है। इसके बाद है कथन अभिकथन वाला। कथन है ए में, पहले की तुलना में आजकल की कानूनी किताबों में कहीं अधिक कानून है और पहले की तुलना में कहीं अधिक अपराध होते हैं। इसका कारण है क्योंकि अपराध कम करने के लिए हमें कानूनों को समाप्त करना होगा। अब कौन से वाला सही हो सकता है इसके बारे में? तो जो ऑप्शन ए में है, ए तो सही है, आर शंका वाला है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है कि कानून को ख़त्म करना होगा। इसके बाद कोई चीज़ अपने से बड़ी नहीं होती है। इस अभिव्यक्ति में अपने से बड़ी है सम्मति विरोधी, असम्मति, अकर्मक या अनिजवाचक। तो कोई चीज़ अपने से बड़ी नहीं होती। नथिंग इज लार्जर देन इटसेल्फ। तो इस व्यक्ति में अपने से बड़ी है यह संबंध है, और इसका जो संबंध है अनिजवाचक से है। इसके बाद है भारत के पहले राष्ट्रपति। गोदान के लेखक, मेरे ग्रंथालय में किताबें, नीली चीज़ें और विद्यार्थी जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सर्वमान्य नाम है, व्यक्तिवाचक नाम है, वर्णनात्मक संक्षिप्त वाक्य है, निश्चित वर्णन है। तो ये क्या है? तो यहाँ पर जो इनको माना गया है क्या? व्यक्तिवाचक नाम। इसके बाद है किसी कोट भाषा में 645 का मतलब गर्म दिन है, 42 का मतलब गर्म बसंत है, और 634 का अर्थ है बसंत धूपमयी है। तो कौन सा अंक धूपमयी को प्रदर्शित करेगा? तो यहाँ पर 6 का मतलब गर्म, 4 का मतलब दिन, 5 का मतलब हास्य है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 इसमें भी है, इसमें भी है। अब इनका एक कोड है, तो ये 4 ये वाला हो गया, और यहाँ पर है गर्म बसंत। अब इसका मतलब क्या है? ये जो 4 जो है इसका कोड है ये वाला, क्योंकि 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 6 को भी देख लेते हैं। बसंत धूपमयी है, अब इसमें कहाँ पर है धूपमयी? बसंत इसमें भी है, इसमें भी है। अब कॉमन कौन सा है? यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, तो फिर धूपमयी का कौन सा होगा यहाँ पर? तो ये ऐसे समझ में आएगा, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6, 4, 5। तो यहाँ पर इसका मतलब है ये गर्म दिन और है, और जो 42 है, 42 का मतलब गर्म बसंत, गर्म बसंत। 634 का मतलब है बसंत धूपमयी और हाँ। अब कॉमन चीज़ देखनी है आपने, जैसे 6 इसमें भी है, इसमें भी है। अब गर्म दिन है, बसंत धूपमयी है, तो इसमें कॉमन क्या है? तो जैसे ये लगा लो, ये और ये, इसमें भी है, इसमें भी है। 4 को अगर हम लगाएं तो 4 यहाँ पर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब 4 को अगर हम देखें तो यहाँ पर चाहे इसमें क्वेश्चन, चाहे इसमें यहाँ पर
632 दो जो आएगा, क्योंकि इसी से बनेगा, क्योंकि यहाँ गलत है ये। क्योंकि अगर हम 6 को लगाएं, 6 इसमें भी है इसमें भी है, तो 6 का मतलब है से लगा लिया हमने। उसके बाद बच गया 4। अब जो 4 है इसमें भी है इसमें भी है, तो 4 का मतलब जो है यहाँ पर ये गरम से लगा लें, तो 4 नंबर जो है गरम हो गया। 5 का दिन है। अब इसमें लगाएं तो 2 यहाँ पर बसंत और 2 यहाँ पर बसंत, मतलब 2 नंबर बसंत का है। अब 3 नंबर बच गया, तो इसका होगा धूप में, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ये 2 आएगा इसमें। तो ऐसे जो आप इनका मिलान करके देख सकते हैं, तो आसानी से निकल जाएगा ये। इसके बाद है YYSP, श्रृंखला के लिए अगला अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें क्या काम चला हुआ है, तो इस प्रकार से है SY। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट में चलेगा, यहाँ पर जैसे ये वाला है, इसी प्रकार से नेक्स्ट में चलेगा, तो M या इसमें आ जाएगा, क्योंकि 3-3 का अंतर है ये, ऑप्शन बी। इसके बाद है इनमें से कौन सी संख्या अगली आएगी। 2, 6, 12, 20, तो क्या क्रम है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम देखें 2, 4, 6 और 6 और 6, 12, 12 और 8, 20 और 10, 30, 30 और 12, 42, 42 और 14, 56। तो यहाँ पर देखें तो 4, 8, 12 और फिर आना चाहिए 16। यहाँ पर देखें तो 6 और 4, 10 और 4, 14, तो ये वाला क्रम चलेगा। अब इसमें 56 में 16 जोड़ लो तो 72 हो जाएगा, ये ऑप्शन सी वाला। इसके बाद है टीवी शो से संबंधित TRP पद का मतलब क्या है। टोटल रेटिंग पॉइंट, टाइम रेटिंग, थीमेटिक या टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। TRP का मतलब क्या है, तो TRP जो है इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से। इसके बाद है DAVP का मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। और इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दी गई है, तो कहा जाता है डायरेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। इसके बाद है भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है। NTCS, NTSC, PAL या SECAM। तो टेलीविज़न जब टीवी का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो PAL जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद किस वर्ष में प्रसारण को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था, तो कब दिया गया था ये, और यह दिया गया था 1936 में। नेक्स्ट है MC राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर है। लखनऊ, भोपाल, चेन्नई या मुंबई। MC राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, तो ये भोपाल में है। इसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। दृश्य तरंगा, दृश्य श्रव्य एक तरफा, दृश्य श्रव्य दो तरफा या दृश्य दो तरफा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, तो इसको जो माना गया है दृश्य श्रव्य दो तरफा के रूप में। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।